हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी यूनिट नंबर 2 की एक वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर मैं पूरी यूनिट को एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे वीडियो। पहले हम देखेंगे कि आपको क्या-क्या चीजें कवर करनी है जो आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई है। फर्स्ट है कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, फीचर्स, बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आईसीसी एंड एंजल्स कर्व, पीसीसी एंड डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन गुड्स, एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसहोल्ड सेविंग, लमसम सब्सिडी वर्सेस एक्साइज सब्सिडी। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहले कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी इज अ concept that suggests utility derived from consuming a goods or service can be quantitatively measured and compared across individuals। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? ये एक कंसेप्ट है जो कि क्या सजेस्ट करता है कि यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब होता है आपका सेटिस्फेक्शन या प्लेजर। किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना प्लेजर मिल रहा है, उसे क्वांटिटी में मेजर करना और फिर उसे दूसरी इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर करना, वो चीज कहलाता है कंसेप्ट कार्डिनल यूटिलिटी का। It implies that utility can be assigned a numerical value, allowing economists to make precise statement about level of satisfaction or preference of a consumer has a particular combination of goods or services। जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो क्या कहती है कि जो यूटिलिटी है उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करती है, जिससे इकोनॉमिस्ट के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए कि किसी कंज्यूमर के लिए किसी गुड्स या सर्विस का क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है और क्या उसकी प्रेफरेंस है किसी गुड्स या सर्विस के कॉम्बिनेशन को लेकर। तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी का। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले मेजरेबिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स और सम अदर न्यूमेरिकल यूनिट। जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो ये एज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी है उसे हम यूटिल्स में या फिर किसी और मेजर्स में मेजर कर सकते हैं। फिर है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो इट पोजिट दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी सब्जेक्ट टू देयर बजट कंस्ट्रेंट एंड प्रेफरेंस। ये क्या कहती है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है उसके बजट के और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो कार्डिनल यूटिलिटी इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय यूटिलिटी फंक्शन वेयर द टोटल यूटिलिटी अ कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ बंडल ऑफ गुड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड। कार्डिनल यूटिलिटी है उसे हम यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर एक कंज्यूमर ने जो टोटल यूटिलिटी डिराइव करी है एक ग्रुप ऑफ गुड्स से, मतलब एक गुड्स का बंडल है उससे वो कितनी यूटिलिटी डिराइव करता है उसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं मैथमेटिकल फंक्शन की मदद से कि उसने कितनी यूटिलिटीज की क्वांटिटीज को कंज्यूम करा है जिससे उसे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑन द अदर हैंड इज अ कंसेप्ट दैट फोकस ऑन द रैंकिंग और ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस रेदर देन असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या करता है? यूटिलिटी को किसके बेसिस पर डिफाइन करता है? रैंकिंग या फिर ऑर्डरिंग प्रेफरेंस के बेसिस पर कि एक कंज्यूमर को किसी चीज को कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिलती है वो उसे कैसे डिफाइन करते हैं कि उसे रैंकिंग दे देना उस प्रोडक्ट को या फिर उसे उस प्रेफरेंस में अरेंज कर देना, उसकी ऑर्डरिंग उस तरीके से करना कि सबसे ज्यादा यूटिलिटी इससे फिर इससे फिर इससे। तो ये इसे क्वांटिटी में मेजर नहीं करता है, ये रैंकिंग और ऑर्डरिंग की मदद से इसे डिफाइन करते हैं। It suggests that while consumer can rank their preference and choose between alternative based on their relative desirability, the intensity or magnitude of utility cannot be quantified। ये क्या सजेस्ट करता है ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट कि जो कंज्यूमर है वो अपनी प्रेफरेंस को रैंक दे सकता है लेकिन उसे वो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के साथ क्वांटिफाई कभी नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके फीचर क्या हैं? प्रेफरेंस रैंकिंग। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एम्फसाइज द ऑर्डिनल रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस। कंज्यूमर कैन से विच ऑप्शन दे प्रेफर मोर बट नॉट बाय
बाय हाउ मच मोर। ऑर्डिनल यूटिलिटी किस चीज पर, ऑर्डिनल रैंकिंग पर एम्फेसाइज करता है कि जो कंज्यूमर है वो ये बता सकता है कि वो किस प्रोडक्ट को कितना प्रेफर करता है रैंकिंग के बेसिस पर, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेटली नंबर्स में वो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व। तो इन ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इंडिफरेंस कर्व आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट बंडल ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर ऐसे गुड जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं उन्हें इंडिफरेंस कर्व की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व का। तो इंडिफरेंस कर्व आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफ दैट प्रोवाइड अ कंज्यूमर विद इक्वल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब अलग अलग ग्रुप्स ऑफ गुड्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं, उन्हें हम ग्रुप करते हैं किस बेसिस पर कि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें, और उसे जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जाता है तो वो कहलाता है आपका इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व आर टिपिकली कॉन्वेक्स बोर्ड इनवर्ड टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, मतलब अंदर की तरफ इस तरीके से झुका हुआ होता है, बोर्ड इनवर्ड होता है। दिस कॉन्वेक्स शेप रिफ्लेक्ट दैट प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों ऐसा होता है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से ये कर्व इस तरीके का होता है। नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे वर टू इंटरसेक्ट इट वुड इम्प्लाई दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। जो ये इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो कंज्यूमर है वो दो अलग अलग गुड्स के लिए इनडिफरेंट है, मतलब वो दो अलग अलग गुड्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। विच कॉन्ट्राडिक्ट द assumption दैट ईच कर्व रिप्रेजेंट अ यूनिक लेवल। क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हर कर्व एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि ये अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस नेगेटिव स्लोप इंडिकेट दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स मस्ट डिक्रीज टू कीप यूटिलिटी कांस्टेंट। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो स्लोप डाउनवर्ड होते हैं लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो ये किस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप होता जाता है इनका। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मतलब अगर एक गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी उस ग्रुप के अंदर, जिससे क्या हो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बना रहे। अगर दोनों ही बढ़ेंगे या दोनों ही कम होंगे तो सेटिस्फेक्शन के लेवल में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी फॉर्म एन इंडिफरेंस मैप। जो ये इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है जो कि अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं, एक इंडिफरेंस मैप क्रिएट करते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, और जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ही ज्यादा हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व फर्दर द ओरिजिन हायर अप एज टू द राइट रिप्रेजेंट बंडल दैट प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी कंपेयर टू कर्व क्लोजर टू ओरिजिन। क्या बोला है, जितना जो ये कर्व है वो ओरिजिन से दूर होगा वो उतना ही ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, लेवल ऑफ यूटिलिटी उसमें उतना ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कर्व क्लोजर टू ओरिजिन। मतलब जो ये दूर वाला है ये ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपका इंडिफरेंस कर्व का, और इस तरीके का आपका ये इंडिफरेंस कर्व का जो मैप होता है वो होता है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बजट लाइन का। अब बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज गिवन देयर इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड्स। क्या बोला है, बजट लाइन क्या होती है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को शो करती है कि एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर और गुड्स के गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर कितने गुड्स को परचेज कर सकता है या कितने उन गुड्स के कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। वो जो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है वो बजट लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है।
फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो बजट लाइन इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड ऑन टू डायमेंशनल ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस x axis represent the quantity of one goods x, the vertical axis usually y axis represent the quantity of another goods। ये एक टू डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर शो करी जाती है बजट लाइन। इसमें एक डायमेंशन एक एक्सिस होती है, उस पर एक गुड्स होता है, दूसरी एक्सिस पर दूसरा गुड्स होता है, फिर वहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशन देखकर ये लाइन क्रिएट करी जाती है। नेक्स्ट है बजट इक्वेशन। तो द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमर बजट कांस्टेंट पी एक्स डॉट एक्स प्लस पी डॉट वाई इज इक्वल टू एम। यहाँ पर पी एक्स का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड्स वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई इज इक्वल टू टोटल इनकम, या टोटल जो लेवल ऑफ इनकम है वो। ठीक है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ द टू गुड्स। जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो किसकी मदद से? दोनों गुड्स के प्राइस की रेशियो से पता लगता है। द एरिया beneath एंड अप टू द बजट लाइन रिप्रेजेंट बजट सेट और बजट कांस्टेंट। बजट लाइन के नीचे का जो एरिया होता है वो कहलाता है बजट सेट, और बजट लाइन के ऊपर का एरिया होता है वो कहलाता है बजट कांस्टेंट। A change in income shift the entire budget line parallelly towards if income increase और inward if income decrease। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, अगर इनकम बढ़ती है तो अगर बजट लाइन पहले ये थी तो वो पैरेलली ऊपर हो जाएगी, और अगर इनकम कम होती है तो वो बजट लाइन पैरेलली नीचे हो जाएगी। ठीक है। ये आपका ग्राफ दे रखा है बजट लाइन का। देखिए एक्स एक्सिस पर गुड्स एक्स है, वाई एक्सिस पर गुड्स वाई है। ये आपकी बजट लाइन क्रिएट करी गई है। ठीक है। ये कंसेप्ट था आपका बजट लाइन का। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी गिवन देयर बजट कांस्टेंट एंड द प्राइस ऑफ गुड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो लेवल जहां पर एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाता है जितना उसका बजट है और जो गुड्स का प्राइस है उस उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो पॉइंट कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। The equilibrium is achieved when the consumer allocates their income in such a way that marginal utility per dollar spent is equal across all goods and services they purchase। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से एलोकेट करे, यूटिलाइज करे कि जो 1 रुपया वो खर्च कर रहा है वो सभी गुड्स और सर्विसेज पर, वो सभी पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे प्रोवाइड करे, तो वो चीज कहलाती है आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपको ग्राफ दे रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। देखिए यहाँ पर ये कमोडिटी Y है, ये कमोडिटी X है। अब ये अलग अलग आपके पास क्या दे दिया आपको? इंडिफरेंस कर्व दे दिए हैं और एक बजट लाइन दी गई है। वो पॉइंट जहां पर जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रहा है वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। स्टेप्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्टेप 1 आता है कंस्ट्रक्ट इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? इंडिफरेंस कर्व बनाने होते हैं। तो प्लॉट इंडिफरेंस कर्व शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। आपको अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं जो अलग अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करे। स्टेप 2 होता है डिटरमाइन बजट लाइन। उसके बाद आपको बजट लाइन डिटरमाइन करनी होती है, मतलब प्लॉट द बजट लाइन बेस्ड ऑन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। कंज्यूमर के इनकम और गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है? बजट लाइन डिसाइड करनी होती है। स्टेप 3 आता है लोकेट इक्विलिब्रियम। तो फाइंड द पॉइंट वेयर द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस का विद टेंजेंट टू बजट लाइन। फिर आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना होता है जहां पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के साथ टेंजेंट हो रहा हो। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जहां वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट हो रहा हो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का, वो कहलाता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले ऑप्टिमल कंजम्पशन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंश्योर दैट द कंज्यूमर एलोकेट देयर इनकम इन अ वे दैट मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन गिवन देयर बजट। जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसकी मदद से कंज्यूमर क्या कर पाता है? गिवन लेवल ऑफ बजट में जितना उसका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव कर पाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मदद से।
नेक्स्ट हैगा प्राइस चेंज, इफ प्राइस चेंज द बजट लाइन शिफ्ट द कंज्यूमर एडजस्ट देयर कंजम्पशन पैटर्न टू अचीव अ न्यू इक्विलिब्रियम। अगर प्राइस में कोई भी चेंज आता है तो बजट लाइन में शिफ्ट आ जाता है, और बजट लाइन में शिफ्ट आता है तो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग अपने कंजम्पशन पैटर्न को एडजस्ट कर पाता है, जिससे क्या हो सके, वो न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम चेंज, तो एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट द बजट लाइन अपवर्ड पोटेंशियली लीडिंग टू हायर कंजम्पशन लेवल एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इनकम में चेंज आता है तो उससे क्या होता है, जो बजट लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से चेंज आ जाता है बजट लाइन में, और बजट लाइन में चेंज आने की मदद से कंजम्पशन के लेवल में भी चेंज आता है और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर कंज्यूमर को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशंस होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि इसकी मदद से कंज्यूमर अपने लेवल ऑफ कंजम्पशन को एडजस्ट कर पाता है। ये था आपका इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट और बजट लाइन का। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में हमने इंडिफरेंस कर्व को भी समझा और बजट लाइन को भी समझा। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इनकम कंजम्पशन कर्व का, ICC। द इनकम कंजम्पशन कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that shows how a consumer demand for a particular good service change as their income change, assuming that all other factors remain constant। इंडिफरेंट इनकम कंजम्पशन कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कंज्यूमर की, एक पर्सन की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी जो गुड्स की डिमांड है कि उसमें किस तरीके से चेंज आता है, उस चीज को जो रिप्रेजेंट करा जाता है ग्राफिकली, वो कहलाता है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व। कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये आपको कर्व दे रखा है, देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपको ये जो आपका कर्व है ये इनकम कंजम्पशन कर्व है। अब इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में किस तरीके से चेंज आता है वो आपको रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए। द ICC इज टिपिकली प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम। जो ये आपकी ये एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी इनकम को, द वर्टिकल रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, और ये वाली एक्सिस रिप्रेजेंट करती है कि आप कितनी डिमांड कर रहे हो गुड्स की। अब इसमें इनकम इफेक्ट आता है, एज इनकम इंक्रीज द ICC कर्व शोज दैट क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स चेंज फॉर अ नॉर्मल गुड, एज इनकम राइज द क्वांटिटी डिमांड टिपिकली इंक्रीज, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जैसे ही ये कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ICC कर्व में क्या शो हो रहा है कि जो डिमांड है कि गुड्स की वो भी बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आ जाती है। नेक्स्ट है बजट कांस्टेंट, तो ICC रिफ्लेक्ट चेंज इन बजट कांस्टेंट एज इनकम चेंज, इलस्ट्रेटिंग हाउ कंज्यूमर एलोकेट देयर इंक्रीज इनकम अमंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। The ICC economists analyze the relationship between income and consumption pattern, demonstrating how shift in income affect consumer demand and choice। जो ICC है वो हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट की ये एनालाइज करने में कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन के पैटर्न में क्या चेंज आता है, किस तरीके से इनकम के शिफ्ट होने की वजह से डिमांड और चॉइसेस में शिफ्ट होता है। It is particularly useful in understanding income elasticity of demand for different goods and services। तो जो ICC है वो किस चीज में मदद करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने में मदद करता है, अलग अलग गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एंजल कर्व का। द एंजल कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड सर्विस चेंज विद चेंज इन इनकम while holding the price of goods constant। एंजल कर्व क्या है, ये एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या शो करता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आता है। जो हमारा गुड्स का प्राइस है वो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इनकम में चेंज आया है, उस इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर ने गुड्स की डिमांड में क्या चेंज करा है, उस चीज को कहा जाता है एंजल कर्व। ये आपको वाई एक्सिस पर इनकम शो कर रखी है, एक्स एक्सिस पर आपको गुड्स शो कर रखे हैं। देखिए जैसे ही आपका इनकम का लेवल पहले जब इतना था तो आप इतने गुड्स की डिमांड कर रहे थे, जैसे ही इनकम का लेवल राइज होकर इतना हुआ वैसे ही गुड्स की डिमांड में भी इंक्रीज हो गया, तो ये शो करता है एंजल कर्व। ठीक है, graphical representation like the ICC, the angel curve is also plotted on graph with horizontal x-axis representing income and y-axis representing demand of a specific goods।
ये भी क्या है, आईसीसी कर्व के तरह ही ग्राफ पर प्लॉट करा जाता है। एक्स एक्सिस पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड आता है और वाई एक्सिस पर आपका क्या आता है, लेवल ऑफ इनकम रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो द स्लोप ऑफ एंजल कर्व रिप्रेजेंट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स। इट शोज हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज टू इन इनकम। दो जो एंजल कर्व का स्लोप होता है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही रिप्रेजेंट करता है। ये शो करता है कि कितना इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना सेंसिटिवली चेंज आ जाता है। अब देखिए दो गुड्स के केसेस देंगे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। फॉर नॉर्मल गुड्स द एंजल कर्व स्लोप अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप इंडिकेटिंग दैट इनकम इंक्रीज, डिमांड फॉर गुड सर्विस आल्सो इंक्रीज। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जो एंजल कर्व है वो कैसा रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है, मतलब पॉजिटिव स्लोप रहता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड में भी इंक्रीज होगा। वहीं जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, द एंजल कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है। Next, the angel curve also help economists classify goods as normal, inferior, luxury based on their income elasticity of demand। तो जो एंजल कर्व होता है वो इकोनॉमिस्ट की मदद करता है गुड्स को क्लासिफाई करने में कि कौन से गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं, कौन से गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं और कौन से गुड्स आपके लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ द चेंज इन इनकम लेवल अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंजम्पशन पैटर्न ओवर टाइम। ये क्या बताता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर के बिहेवियर और कंजम्पशन पैटर्न में क्या चेंज आता है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व, पीसीसी। द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ कंज्यूमर ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल changes as the price of one goods varies, assuming the consumer income and price of other goods remain constant। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या शो करता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के अंदर ये शो करता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है उसके अंदर एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न में क्या चेंज आता है, जबकि जो इनकम का लेवल है और दूसरे गुड्स का प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन के पैटर्न में क्या चेंज आता है, उस चीज को प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से रिप्रेजेंट करा जाता है। देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व का ग्राफ दिया गया है आपको, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक गुड्स दे रखा है, वाई एक्सिस पर दूसरा गुड्स दे रखा है। जो वाई एक्सिस का गुड्स है उसका प्राइस वही सेम है जो था, बस जो एक्स एक्सिस पर गुड्स है उसके प्राइसेस में चेंज आया और उसके प्राइसेस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या चेंज, कंजम्पशन कर्व में क्या चेंज आया, उस चीज को रिप्रेजेंट करा गया है आपका। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज टिपिकली प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स। जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है उसे भी ग्राफ के ऊपर ही प्लॉट करा जाता है। एक्स एक्सिस पर एक गुड्स की क्वांटिटी होती है, वाई एक्सिस पर दूसरे गुड्स की क्वांटिटी होती है। द स्लोप ऑफ पीसीसी डिपेंड ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है उसका जो स्लोप होगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है, इनकम के मैग्नीट्यूड और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट द शेप ऑफ पीसीसी कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स। जो पीसीसी कर्व है उसकी शेप किस तरीके की रहेगी वो किस चीज पर डिपेंड करती है, किस टाइप के गुड्स का वो कर्व है, नॉर्मल गुड्स रहेंगे उसके अंदर, इंफीरियर गुड्स है या गिफिन गुड्स है। The price consumption curve intersect with the consumer budget line at different point as the price of one good change. Each point of intersection represent a different optimal consumption bundle of consumer। जो पीसीसी है वो कंज्यूमर की बजट लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पर जहाँ पर गुड्स के प्राइसेस चेंज होते हैं। इससे क्या शो होता है कि जो हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल कंज्यूमर का अलग है। Next, the price consumption curve illustrate how consumer adjust their consumption of goods to maximize their utility or satisfaction given change in price and the resulting change in budget constant।
जो पीसीसी है वो क्या बताता है कि कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स के कंजम्पशन को एडजस्ट करता है जिससे वो क्या कर सके, मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी या कंजम्पशन को अचीव कर सके प्राइस में चेंज आने की वजह से या फिर बजट लाइन में चेंज आने की वजह से। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है? द इनकम इफेक्ट मेजर द चेंज इन कंज्यूमर परचेजिंग पावर और रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स। क्या बोला है? इनकम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इनकम इफेक्ट मेजर करता है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में क्या चेंज आता है या फिर रियल इनकम में क्या चेंज आता है जब किसी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी इनकम में, मतलब उसकी परचेजिंग पावर में क्या चेंज आता है, ये बताता है इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स, अब ये 3 गुड्स के केस में देखा जाता है। एक होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, एक होते हैं गिफिन गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? फॉर नॉर्मल गुड्स अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज द कंज्यूमर रियल इनकम। जब एक गुड्स का प्राइस कम होता है तो उससे क्या होता है, जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? पहले जिस गुड्स के ऊपर कंज्यूमर 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब उस गुड्स के ऊपर अगर 80 रुपए खर्च कर रहा है तो उसकी जो 20 रुपए से इनकम बढ़ गई है, एक तरीके से वो उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है। This result in consumer purchasing power of sorry this increase in real income allow the consumer to purchase more of both the cheaper goods and the other goods। तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। अब वो या तो सेम गुड्स को या दूसरे गुड्स को ज्यादा खरीद सकता है। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? फॉर इंफीरियर गुड्स अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज द कंज्यूमर्स रियल इनकम। इंफीरियर गुड्स के केस में भी अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो उससे कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। दिस रिजल्ट इन कंज्यूमर परचेजिंग पावर ऑफ चीपर गुड्स विच इज नाउ परसीव्ड एज मोर अफोर्डेबल रिलेटिव टू अदर गुड्स। इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है जिससे वो जो सस्ते गुड्स होते हैं उसे और ज्यादा खरीद सकता है क्योंकि अब वो अफोर्डेबल हो जाते हैं। गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है? व्हेन द प्राइस ऑफ गिफिन गुड्स राइज द कंज्यूमर परसीव देम लेस एज पुअरर ओवरऑल। अगर जो गिफिन गुड्स होते हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर अपने आप को गरीब समझने लगता है। एज अ रिजल्ट दे में बाय मोर ऑफ द गिफिन गुड डिस्पाइट इट्स हाई प्राइस। तो इससे क्या होता है, अब वो इन गिफिन गुड्स को और ज्यादा खरीदता है जबकि इसके प्राइस बढ़ गए होते हैं, फिर भी वो इन्हें ज्यादा खरीदता है बिकॉज दे कैन नो लॉन्गर अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव। क्योंकि अब उसके पास जो और ज्यादा महंगे गुड्स होते हैं वो उन्हें नहीं खरीद सकता है क्योंकि जो सस्ते गुड्स थे उसी के प्राइस बढ़ गए हैं। तो वो इन्हीं गुड्स को और ज्यादा खरीदता है लेकिन और महंगे गुड्स को नहीं खरीद पाता है। ठीक है, सेकंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेजर हाउ द चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन टू सब्स्टिट्यूट बिटवीन देम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या मेजर करता है कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो कंज्यूमर है उसके परचेजिंग में क्या चेंज आता है कि वो किस दूसरे गुड्स पर या किस तरीके से गुड उस गुड्स को परचेज करता है या दूसरे गुड्स को परचेज करता है, मतलब किस तरीके से वो जिस गुड्स के प्राइस में चेंज आया है उसे सब्स्टिट्यूट करता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में फॉर नॉर्मल गुड्स आर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड मेक इट रिलेटिव चीपर कंपेयर टू अदर गुड्स। जब नॉर्मल गुड्स का प्राइस कम होता है तो उस केस में क्या होता है, वो गुड्स सस्ता हो जाता है एज कंपेयर टू अदर गुड्स। कंज्यूमर टेंड टू सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम द मोर एक्सपेंसिव गुड्स टुवर्ड्स द चीपर गुड्स इंक्रीजिंग इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जिस गुड्स का प्राइस कम हुआ होता है उस गुड्स की परचेज ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि अब वो एक्सपेंसिव गुड्स से, मतलब जो दूसरे गुड्स हैं उससे सस्ता हो जाता है तो कंज्यूमर उस गुड्स को ज्यादा खरीदने लगता है। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? फॉर इंफीरियर गुड्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेंड टू रीइंफोर्स द इनकम इफेक्ट। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स मेक इट्स रिलेटिव चीपर encouraging consumer to substitute toward other goods। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? इसके केस में भी यही होता है। जब एक इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो दूसरे गुड्स खरीदना शुरू कर देता है क्योंकि जो इंफीरियर गुड्स था वो अब सस्ता हो गया है, तो बाकी सारे लोग भी इसे खरीदने लगे होंगे। तो अगर बाकी सारे लोग इसे खरीदने लगे हैं तो जो कंज्यूमर होते हैं इंफीरियर गुड्स के वो दूसरा एक्सपेंसिव गुड्स खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें सबसे डिफरेंट दिखना होता है। थर्ड है गिफिन गुड। तो इन केस ऑफ गिफिन गुड दिस इफेक्ट इज ओवरवेटेड बाय इनकम इफेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड व्हेन द प्राइस राइज। गिफिन गुड्स के केस में भी क्या होता है, जब इन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, गिफिन गुड्स के केस में जब इन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तब कंज्यूमर इन गुड्स को ज्यादा खरीदता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं और वो एक्सपेंसिव गुड्स खरीदने शुरू कर देता है।
तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के बारे में था कि तीनों तरीके के गुड्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस होल्ड सेविंग। जो इंटरेस्ट रेट होता है उसकी हाउस होल्ड सेविंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो हायर इंटरेस्ट रेट इनकरेज सेविंग। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड एंड अदर इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो इंक्रीज। क्या बोला है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं या सेविंग अकाउंट होता है उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मतलब उस पर जो हमें रिटर्न मिलने लगता है वो ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है। दिस हायर रिटर्न इंसेंटिव हाउस होल्ड टू सेव मोर मनी। तो अगर अब हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हाउस होल्ड क्या इनकरेज हो जाएंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना है जिससे हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। इट बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल टू डिपॉजिट देयर मनी इन सेविंग अकाउंट और इन्वेस्ट इन लोअर रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, अपनी मनी को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने लगते हैं या लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने लगते हैं जिससे उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट पर रिटर्न मिले। सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। तो हायर इंटरेस्ट रेट मींस दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग टुडे रेदर देन सेविंग फॉर फ्यूचर बिकम मोर सिग्निफिकेंट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे आज कंज्यूम करने की वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू सेविंग इट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उसे बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू कंज्यूमिंग इट टुडे। तो कंज्यूमर में चूज टू डिले स्पेंडिंग एंड इंक्रीज देयर सेविंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हायर रिटर्न अवेलेबल फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो कंज्यूमर क्या चूज करता है, वो उस पैसे को आज कंज्यूम करने से, मतलब आज स्पेंड करने से ज्यादा ये सोचता है कि मैं इसे सेव कर लेता हूँ जिससे फ्यूचर में मेरे को इस पर ज्यादा रिटर्न मिले और मेरी सेविंग्स और ज्यादा बढ़ जाए, मेरे पास और ज्यादा पैसा फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन। तो हायर इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन इफ सेविंग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्या बोला है, अगर हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने वाली जो इनकम होती है वो कम रहेगी कंज्यूमर के पास, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करेगा क्योंकि उसे हायर रिटर्न मिल रहा होता है। इन शॉर्ट टर्म हायर इंटरेस्ट रेट माइट लीड टू डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, कम से कम खर्चा करता है एज हाउस होल्ड प्रायोरिटाइज सेविंग ओवर इमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि उन्हें सेविंग ज्यादा करनी होती है जिससे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो चॉइस। तो हाउस होल्ड सेविंग डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफर्ड बाय various investment option. Higher interest rate might encourage diversification into different financial assets such as bond, equity that offer higher return compared to traditional saving account. क्या बोला है, पोर्टफोलियो में भी चेंज आ जाता है। अगर जो हाउस होल्ड होते हैं उनका सेविंग डिसीजन किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट उन्हें सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देगा तो वो उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर सेविंग अकाउंट उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है डेट सर्विसिंग रेशियो फॉर हाउसहोल्ड। विद दैट हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन इंक्लूडिंग मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड डेट एंड पर्सनल लोन। दिस कैन लीड टू हायर मंथली पेमेंट एंड रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल फॉर सेविंग और कंजम्पशन। क्या बोला है, हाउस होल्ड के लिए डेट जो लेते हैं उनके लिए हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, जो लोन लेना है उसकी भी कॉस्ट ज्यादा होना। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोन लेने की कॉस्ट जब ज्यादा होती है तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचती है जिसकी वजह से वो खर्चा कम कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका इफेक्ट हो गया कि इंटरेस्ट रेट का हाउस होल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लमसम सब्सिडी का। लमसम सब्सिडी आल्सो नोन एज डायरेक्ट सब्सिडी और ग्रांट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फर्म और ग्रुप विदाउट एनी डायरेक्ट रिलेशन टू प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल। लमसम सब्सिडी को हम डायरेक्ट सब्सिडी या ग्रांट भी कहते हैं। ये एक तरीके की फिक्स्ड अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है किन्हें, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, फर्म्स या ग्रुप को बिना किसी प्रोडक्शन या कंजम्पशन के साथ लिंक रख के उन्हें डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, वो कहलाती है आपकी लमसम सब्सिडी। दिस सब्सिडी इज टिपिकली गिवन टू इनकरेज और सपोर्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर और एक्टिविटी डीम्ड बेनिफिशियल टू इकोनॉमी और सोसाइटी। ये सब्सिडी किस लिए दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि कुछ जो स्पेसिफिक सेक्टर है या स्पेसिफिक एक्टिविटी है उन्हें सपोर्ट किया जा सके डायरेक्टली, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है उससे सोसाइटी और इकोनॉमी का वेलफेयर होगा, इसलिए ये सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। फीचर्स क्या क्या होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट होती है। द सब्सिडी अमाउंट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और सोल्ड बाय रिसिपिएंट। जो सब्सिडी की अमाउंट है वो फिक्स रहती है, चाहे
जो जिसे सब्सिडी दी गई है उसका आउटपुट कितना भी हो, वो कितना भी गुड्स प्रोड्यूस करे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो अमाउंट रहेगी सब्सिडी की वो फिक्स रहती है। Purpose: it is often used to offset initial setup costs, encourage innovation, promote research and development और support industries facing economic challenges। इस सब्सिडी का पर्पस क्या होता है? या तो जो सेटअप कॉस्ट है उसे कवर करवाना, कि जो एक इंडिविजुअल को सेटअप करने में कॉस्ट लगी है उसे कवर कर दिया जाए, या फिर इनोवेशन इंकरेज करने के लिए दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, या फिर ऐसे सेक्टर को दी जाती है जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा होता है। ठीक है। Non-distorting: since the subsidy is not tied to production level, it not directly influence supply or demand decision in the market। क्योंकि ये सब्सिडी प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्साइज सब्सिडी। एन एक्साइज सब्सिडी ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक सब्सिडी इज अ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। एक्साइज सब्सिडी स्पेसिफिक सब्सिडी होती है, ये सिर्फ उन लोगों को दी जाती है, गवर्नमेंट किस बेसिस पर देती है कि किसी इंडिविजुअल ने या किसी प्रोड्यूसर ने कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस और कंज्यूम कराया है, उसके बेसिस पर जो सब्सिडी दी जाए वो कहलाती है आपकी एक्साइज सब्सिडी। अनलाइक अ लंप सम सब्सिडी, एन एक्साइज सब्सिडी इज टाइड टू प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल ऑफ गुड्स। जो लमसम सब्सिडी होती है उसका प्रोडक्शन या कंजम्पशन लेवल से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो आपकी एक्साइज सब्सिडी होती है वो आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लेवल के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो इसके फीचर्स के क्या हो जाते हैं? क्वांटिटी बेस्ड होती है। द सब्सिडी अमाउंट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और कंज्यूम। आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, कितना आउटपुट कंज्यूम करा, उसके बेसिस पर आपको ये सब्सिडी दी जाती है। Next है purpose: it is used to lower production cost, encourage increased production or consumption of specific goods and support industries that produce essential goods or services। इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, दूसरा आपको आप ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन करें जो कि गवर्नमेंट चाहती है और गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए ये दी जाती है। उसके अलावा ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है जो इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, उनको ये दी जाती है। मार्केट इन्फ्लुएंस: तो एक्साइज सब्सिडी कैन डिस्टॉर्ट मार्केट आउटकम बाय आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक गुड। जो एक्साइज सब्सिडी होती है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल पे से जुड़ी हुई होती है, तो इसका मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। डिफरेंस क्या है लमसम सब्सिडी और एक्साइज सब्सिडी में? सबसे पहले बेसिस ऑफ सब्सिडी, तो जो लमसम सब्सिडी है वो आपकी फिक्स्ड अमाउंट होती है, बिना किसी प्रोडक्शन या कंजम्पशन लेवल पर बेस नहीं होती है। वहीं जो आपकी एक्साइज सब्सिडी होती है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। पर्पस क्या होता है? लमसम सब्सिडी आपकी किस लिए दी जाती है? स्टार्टअप कॉस्ट को कवर करने के लिए, इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करवाने के लिए। जो आपकी एक्साइज सब्सिडी है वो आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए दी जाती है। मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? लमसम सब्सिडी होती है उसका मार्केट आउटकम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। वहीं जो एक्साइज सब्सिडी होती है वो मार्केट के प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिसीजन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। एप्लीकेशंस कहाँ होती है? लमसम सब्सिडी कॉमन इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। वहीं जो एक्साइज सब्सिडी होती है वो एग्रीकल्चरल, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दी जाती है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाती है। इतना ही कंटेंट इसमें बाकी रह गया था, बाकी सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवा दिया था। होप सो आप सभी के लिए आज की ये वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।